अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR और DGISI दोनों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं ज़रा इस्लामाबाद से आ रहा था अरशद भाई के नमाज़े जनाजा से। पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं पूरे पाकिस्तान का दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ। अरशद भाई तो एक हाथ से करते थे ना, दोनों हाथों से पूरे पाकिस्तान को सल्यूट करता हूँ। जिस तरह पूरे पाकिस्तान से आप लोग पहुँचे हैं, जैसे आपने अरशद भाई का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, मैंने एक एक बात उनकी वालिदा को बताई और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि तू वीलॉग में ज़रूर बताना कि मेरे बेटे को किस शान के साथ लोगों ने रिसीव किया है। तो मैं ये वादा पूरा कर लूँ। पहले फिर मैं बात करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो DGISI और DGISPR की। कुछ बातों को मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ। तो शानदार इस्तकबाल हुआ, लोग फूल लेकर आए, झंडे लेकर आए, जैसे कोई हीरो का इस्तकबाल करता है। अरशद शरीफ का बयानिया उनके दिलों में घर कर चुका था। रात 3 बजे अगर किसी के अपना भी कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाए तो लोग कहते हैं सुबह जाकर देखेंगे, लेकिन अरशद भाई के लिए लोग रात 4 बजे 4:30 बजे तक अस्पताल के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे, हजारों की तादाद में। आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर मैंने आज जो मनाजर देखे हैं, मुझे तमाम पुराने लोगों ने यह कहा कि जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में हुआ है तो वो ये नमाज जनाजा हुआ है अरशद शरीफ शहीद का। या बहुत सारे लोगों के नमाज जनाजा हुए, बहुत बड़े बड़े लोगों के नमाज जनाजा हुए, लेकिन आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस जगह पे फैसल मस्जिद में इस्लामाबाद में जनरल ज़ियाउल हक के बाद अगर सबसे बड़ा नमाज जनाजा यहां पे इस जगह के ऊपर इस वेन्यू पे हुआ है तो वो अरशद शरीफ का हुआ है। आप सबको दोनों हाथों से सलाम, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने हमारा मान रख लिया। अब हमारे लिए भी कुर्बानी देना आसान हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं रहेगा। मुझे अब आप लोगों पर यकीन है कि आप मेरे पीछे आएंगे, मुझे इस बात का यकीन है। इससे पहले भी आप लोगों ने बड़ा एहसान किया हमेशा। मुझे यकीन है कि आप अकेला नहीं छोड़ते किसी भी ऐसे शख्स को जो आपके लिए आवाज़ उठाता है, मुझे यकीन है। और आज मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है आप लोगों पे, तो मेरे लिए बहुत आसान रहेगा कोई भी कुर्बानी देना, मुश्किल नहीं रहेगा, सोचूंगा भी नहीं। अब आ जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो DGISI ने और DGISI ने बहरहाल पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले हमने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब ने DGISI का नाम ले लेकर कहा और बड़ी बड़ी मायूब बातें की, बड़े संगीन घटिया इल्ज़ामात लगाए, तो DGISI के रैंक ने वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी, हालांकि वो वाले DGISI जो थे वो काफ़ी मीडिया में आते जाते थे, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आसिफ अली जरदारी ने फौज के ऊपर बड़ा घटिया इल्ज़ामात लगाए, मरियम नवाज ने लगाए, बिलावल ने किया, बाकी सब, कैप्टन सफदर ने तो तबाही फेर दी, लेकिन DGISI ने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। तहरीक लब्बैक के जो मौलाना साहब थे उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम ले लेकर तनकीद किया, लेकिन DGISI ने उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई जो है वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी फ़ौज की तज़हीक की और PTM ने बड़ी तज़हीक की फ़ौज की, लेकिन PTM मैं कह रहा हूँ जिसके बारे में फ़ौज का ये कहना था कि रॉ के एजेंट हैं और ये इंडिया से फंडिंग लेते हैं और अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और इस दफ़ा उन्होंने ISI के ऑफिस के बिल्कुल सामने एक होटल के अंदर चैलेंज किया है और वही बातें की हैं जो बातें वो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई मुझे नज़र नहीं आई और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। बहरहाल चौधरी गुलाम हुसैन साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, मंजूर पश्तीन बाहर है, बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर है, हामिद मीर ने बात की वो बाहर है, बाकी जितने लोग हैं सारे के सारे अलग। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको गिरफ्तार करना बिल्कुल गलत बात होगी, ना हामिद मीर को गिरफ्तार होना चाहिए, ना बिलावल को गिरफ्तार होना चाहिए, ना ही मंजूर पश्तीन को गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि चौधरी गुलाम हुसैन को भी गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। चौधरी गुलाम हुसैन का जुर्म उनसे बहुत छोटा होगा, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं बेचारे ने। 78 साल के बुजुर्ग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो ये अब आपको पता है कि कौन क्या कर रहा है। 11 डालों के अंदर आए हैं पकड़ने के लिए, 2 बंदे FIA की यूनिफॉर्म में थे और बाकी सारे सादा कपड़ों के अंदर थे। बहरहाल जैसे भी है पकड़ लिया उन्होंने। चौधरी गुलाम हुसैन साहब को गिरफ्तार कर लिया, 78 साल उनकी उम्र है, और जिन्होंने थोड़े दिन पहले अच्छी टका के फौज के ऊपर तनकीद की है और बहुत ज्यादा रियासती इदारों को टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया, उनमें से किसी को भी किसी किस्म का भी अभी तक तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। मैंने अपने करियर में, सहाफती करियर में, DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इवन भारत के खिलाफ भी नहीं देखा। मैंने ये भी नहीं देखा कि उन्होंने भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, लेकिन आज मैंने देखा कि अरशद शरीफ के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के खिलाफ हो गया। एक पॉलिटिकल लीडर जिसके खिलाफ एक बहुत बड़ी PDM की सूरत में एक बहुत बड़ी अपोजिशन मौजूद है, 14 पॉलिटिकल पार्टीज की,
और उसको जो है वो इदारे की तरफ से भी आज तनकीद का सामना करना पड़ा। और ये कर रहे थे DGISI और DGISPR, इन दोनों ने किया है। कुछ हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं, जो बातें वहां पे हुई हैं और जो कहा गया है वो आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। तो DGISI नदीम अंजुम साहब ने और DGISPR ने अलग अलग बात की। पहले तो मैं एक फैक्ट दुरुस्त कर लूँ। DGISPR के मुताबिक अरशद शरीफ का वीज़ा ख़त्म हो गया था UAE का, उसकी वजह से उनको जाना पड़ा वहाँ से निकलकर दूसरे मुल्क में। वीज़ा ख़त्म होने पर वो गए थे। लेकिन एक और फैक्ट उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ साहब ने जो टिकट लिया उस टिकट के मुताबिक 9 सितंबर को उनको वापस आना था। तो मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ट्रैवल एजेंट से बात करके बता देता हूँ कि अगर आपके पास वीज़ा की मुद्दत अगस्त तक की है या अगस्त की 15-16 तारीख तक की आपकी वीज़ा की मुद्दत है, तो फिर आप 9 सितंबर वाली रिटर्न टिकट के ऊपर उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये ज़रा दोबारा समझ लें। एक आदमी का वीज़ा अगस्त की 15 या 20 तारीख को ख़त्म हो रहा है, वैसे वो ट्रैवल ही उन्होंने अगस्त के दूसरे हफ्ते में किया है। अगस्त के तीसरे हफ्ते में अगर उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो सितंबर के दूसरे हफ्ते का, यानी अगले महीने के दूसरे हफ्ते की रिटर्न टिकट के ऊपर वो ट्रैवल नहीं कर सकता। ये मुमकिन नहीं है। तो फैक्चुअली मुझे जिन लोगों से अरशद शरीफ साहब की बात हो रही थी उन्होंने बताया 17 तारीख को एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया था मुराद सईद ने। उससे पहले अरशद शरीफ साहब निकल के दूसरे मुल्क में पहुंच चुके थे और जब वो UAE गए थे तो वो 9-10 मुहर्रम का टाइम चल रहा था जब वो UAE निकले थे। गालिबन 10 मुहर्रम की सुबह वो निकले थे अरशद शरीफ साहब, और उनको UAE जाना पड़ा था। और ये जो तारीख थी वो गालिबन 8-9 अगस्त की तारीख थी। और फिर उसके बाद अगले एक हफ्ते के बाद उनको वहां से जाना पड़ा। तो UAE से इतनी जल्दी वीज़ा ख़त्म होके इतनी जल्दी वीज़ा ख़त्म तो नहीं होता। अगर उनके पास वीज़ा था तो फिर वीज़ा कम से कम 9 सितंबर तक तो था। तो फिर वो कौन था जिसने मजबूर किया? ये सवाल बदस्तूर वहाँ पे मौजूद है। तो ये एक फैक्ट था, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा DGISPR ने एक और बात की और उन्होंने ये 2 अलग अलग बयान दिए। इससे पहले वो ये कहते रहे कि साइफर के ऊपर हमने डिमार्च किया अमेरिका को, और आज उन्होंने कहा कि 11 तारीख को 11 मार्च को आर्मी चीफ ने एक जगह पे इमरान खान साहब को कहा इसके बारे में, साइफर के बारे में। तो उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाद में बड़ा हैरान हुए जब इमरान खान साहब ने साइफर को उठाया और लहराया। मैं इसमें एक फैक्ट आपको बता देता हूं। 10 मार्च को मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, वो मेरा वीलॉग निकाल दें। उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान साहब के पास बैरूनी मुल्क की साजिश के सबूत मौजूद हैं। उस दिन इमरान खान साहब ने जो जुमले बोले थे मैं नॉर्मली नहीं बताता, आज मैं क्लियरली आपको बता देता हूं। इमरान खान साहब ने अपनी टेबल की तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि साइफर आया हुआ है अमेरिका से। समझते हो तुम? वो लेटर आया हुआ है अमेरिका ने जो बदतमीजी की है हमारे साथ। उन्होंने ये कहा है, ये कहा है और ये कहा है, और इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे। ये 10 मार्च की बात है। उन्होंने कहा अमेरिका ने कहा कि ये रशिया अपनी मर्जी से गया है। फिर अमेरिका ने कहा कि इसको निकालो नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फिर अमेरिका ने कहा है कि अगर हम ताल्लुकात तुम्हारे साथ तब रखेंगे जब इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो जाएगी, तो अदम एतमाद को कामयाब करवाना है। तो इमरान खान साहब ने मुझे उस वक्त ये बातें बताई थी 10 मार्च को, और उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका को डिमार्च करूंगा। तो मैं खुद हैरान हो गया कि उससे अगले दिन आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ये कैसे कह सकते हैं। एक दिन पहले वो मुझे कह रहे हैं और बहुत गुस्से में हैं कि ये अमेरिका ने बदतमीजी की है, इसको हम जरूर जवाब देंगे। और अगले दिन आर्मी चीफ को ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है, इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रिस्पॉन्ड तो किया है और बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैंने देखा कि DGISI जो नॉर्मली टीवी के ऊपर नहीं आना चाहते, अपनी तस्वीर नहीं आने देते, और वो पता नहीं किस वजह से मजबूर हुए कि उनको आना पड़ा और आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कुछ एतराज़ात हैं मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। एक ये कि जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे उनको चाहिए था, 2-2 दिन से गए हुए हैं इस्लामाबाद, उनको चाहिए था कि वो फ़ौज को ये कहते कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करें लेकिन अरशद शरीफ भाई का नमाज जनाजा होने दें, हम वहाँ पे शिरकत कर लें, उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। और उस नमाज जनाजा का एहतराम किया जाना चाहिए था। लोग पूरे पाकिस्तान से आए थे तो इन सहाफ़ियों को नमाज जनाजा में शिरकत भी करनी चाहिए थी। नंबर 1 तो ये बात मैं क्लियरली आपको कहूँ। नंबर 2, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGISPR को चाहिए था कि वो पहले अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा होने देते, तदफीन हो लेने देते, उसके बाद इस मामले के ऊपर फिर वो बाद में बात करते। उनका ये कहना है कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था, उनको ये बावर करवाया गया कि तुम खतरे में हो और जानबूझ के पाकिस्तान से निकलवाया गया। तो फिर UAE से किसने निकाला या UAE से किसने निकलवाया? ये सवाल बदस्तूर अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। इसका जवाब कैसे मिलेगा मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन मेन बात यह है कि अरशद शरीफ साहब खुद क्या कहते थे। यहां पे मेरे पास एक ट्वीट मौजूद है अरशद शरीफ साहब का अपना, और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है वो ये कहती है, और उनका ये बयान आया है कि अरशद शरीफ वाज अवेयर ऑफ द सीरियस थ्रेट्स टू हिज लाइफ
from the Pakistani authorities. Yet,